समझ नहीं आ रहा होगा ना कि लालू प्रसाद यादव अपने बचपन के दोस्त को एक फर्जी फोन कॉल करते हैं, इससे इंदिरा की सरकार कैसे गिर सकती है। बता रहे हैं यह शायद हिंदुस्तान के इतिहास का पहला और इकलौता चुनाव है जो पार्टियां नहीं लड़ रही थी, नेता नहीं लड़ रहे थे, इस देश की 100 करोड़ जनता लड़ रही थी। और फिर सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा के करीब जाते हैं और करीब जाते हैं, इंदिरा के कान के पास जाकर हमने आपसे कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहे हैं, अक्सर तारीखों से बेहतर तारीख कोई बयां नहीं कर पाता है। अब हमारी आज की ही दास्तान को देख लीजिए, जो शुरू होती है ठीक उसी तारीख से जिस तारीख पर हमारी पिछली दास्तान समाप्त हुई थी, यानी 10 मार्च 1971। इंदिरा को करीब से जानने वाले जानते हैं कि यह 10 मार्च की तारीख इंदिरा की जिंदगी में क्या मायने रखती थी। महज चुनावी जीत के लिए नहीं, इंदिरा के सपनों को साकार करने वाली तारीख के तौर पे। इंदिरा जो कल तलक अपनी पार्टी के भीतर अपनी नहीं चला पा रही थी, आज वो अपनी पार्टी की भी सर्वे सर्वा थी और देश की सर्वमान्य सर्वलोकप्रिय नेत्री भी। और ये सब कुछ मुमकिन हो सका था इंदिरा के अपने बब्बू भाई की बदौलत। मगर अब दस्तक देने वाली है आज की दास्तान की पहली और शायद इंदिरा गांधी की जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी तारीख। यह तारीख थी 15 जनवरी बरस 1973। सुबह करीब 9:35 पर इंदिरा के आवास की घंटी घनघनाती है। नौकर दरवाजा खोलता है, सामने एक खत पड़ा मिलता है। खत खोला जाता है तो यह खत अकेला खत नहीं था, खत के पीछे एक इस्तीफा चस्पा था। इस्तीफा जो इंदिरा के बब्बू भाई ने इंदिरा की सेवाओं से ले लिया था। वजह सिर्फ और सिर्फ इंदिरा का पुत्र मोह था। बीते कई महीनों से बब्बू भाई लगातार इंदिरा को समझाइश दे रहे थे कि कृपया अपने सुपुत्र संजय गांधी से दूरी बना लीजिए। संजय की वजह से आप बदनाम हो रही हैं, आपका नाम खराब हो रहा है, देश के भीतर आपकी गलत छवि जा रही है, आपके साथ काम करने वालों की गलत छवि जा रही है। मगर शायद इंदिरा को अपने भले की सलाह देने वाला, थोड़ा कड़वा ही सही मगर सच का आईना दिखला देने वाला अपना भाई बब्बू पसंद नहीं आया। इसीलिए इंदिरा ने बब्बू की बात नहीं मानी और आखिरकार बब्बू ने अपना सम्मान बचाते हुए 15 जनवरी 1973 के रोज इंदिरा को खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह वो तारीख थी जिस तारीख के बाद इंदिरा के सूरज ने अवसान का रुख कर लिया था। फिर क्या होता है, एक नई तारीख दस्तक देती है। तारीख 5 जनवरी बरस 1974। क्या हुआ था इस रोज? अहमदाबाद के कॉलेज में एक छात्र संगठन ने हड़ताल का आयोजन किया था। कॉलेज प्रशासन को लगा ये एक आम सी हड़ताल है, मगर जल्द ही उनके मुगालते का बुलबुला टूटा जब 7 जनवरी 1974 के रोज छात्रों ने अहमदाबाद बंद का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते एलडब्ल्यू कॉलेज से निकली हुई इस चिंगारी ने समूचे अहमदाबाद को अपने आगोश में ले लिया। 25 जनवरी 1974 के रोज समूचे गुजरात बंद के ऐलान के साथ यह छात्र आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 10 फरवरी 1974 आते आते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल से संपर्क साधा, मगर उस संपर्क साधना का कोई प्रतिफल नहीं मिलता नजर आया। तो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के अलग अलग नेताओं पर छात्र दबाव बनाने लगे। देखते ही देखते गुजरात के भीतर जनता इस आंदोलन से इस कदर जुड़ चुकी थी कि विधायकों के घर घेरे जाने लगे। आखिरकार 25 फरवरी 1974 आते आते कांग्रेस की अपनी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक सदन से इस्तीफा दे चुके थे। और सबसे बड़ी चोट तो होती है 12 मार्च 1974 के रोज, जब मोरारजी देसाई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिस हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के पास कोई चारा नहीं बचा था। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पहली दफा देश देख रहा था कि छात्रों के एक आंदोलन ने हुकूमत गिरा दी है। मगर ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। असल कहानी तो देश के अलग अलग हिस्सों में लिखी जा रही थी, जो तब तक किसी को नजर नहीं आ रही थी। मगर वो कहते हैं ना, सच हो या फूल की खुशबू ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। आखिरकार नर्मदा उस पार से उठी हुई चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता गंगा का पाटा पार कर दावानल की शक्ल ले पाटलिपुत्र की सरजमीन पे हिंदुस्तान भर को अपनी ताकत का मुजाहरा करवाने वाली थी। एक नई तारीख दस्तक देती है 18 मार्च 1974, जब बिहार छात्र संघर्ष समिति के छात्रों ने
इन्हीं मांगों को लेके बिहार विधानसभा का घेराव किया। देश भर के भीतर पहली दफा किसी विधानसभा का घेराव किया गया था। देखते ही देखते 18 मार्च 1974 के रोज बिहार विधानसभा के घेराव की इस खबर ने देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों के आंदोलन को रफ्तार देनी शुरू कर दी। और इन तमाम आंदोलनों में एक खास किस्म का पैटर्न नजर आ रहा था, जहां छात्र केवल उन्हीं मांगों को नहीं उठाते नजर आ रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ छात्रों से जुड़ी हुई हो ना, देश के आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को अपनी मांगें बताकर हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते नजर आ रहे थे, जिससे हर छात्र आंदोलन देखते ही देखते जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा था। इंदिरा को भी अब आहिस्ता आहिस्ता भान होने लगा था कि उनके खिलाफ देश भर के भीतर एक बयार सी चल पड़ी है, मगर शायद इंदिरा को इल्हाम नहीं था कि जिसे वो महज बयार समझ रही हैं, मलय समीरा का झोंका समझ रही हैं, असल में वो एक चक्रवात के पहले की आहटें भर थी। वो चक्रवात जो 12 जून 1975 के रोज इंदिरा को दिल्ली स्थित उनके आवास से उड़ाकर सीधा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कमरे के भीतर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। कटघरा जिसमें खड़ी होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आरोपों पर सफाई देती हुई नजर आ रही थी। और सबसे दिलचस्प ये कि उनके द्वारा दी गई एक भी सफाई सामने बैठे न्यायाधीश की आंखों का डोरा तलक नहीं हिला सकी थी। और आखिरकार 12 जून 1975 की ही शाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का बरस 1971 का चुनाव निरस्त कर दिया। इंदिरा की सांसदी निरस्त कर दी। चुनाव के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग के आरोप के चलते इंदिरा पर 6 बरस तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगा दिया। अब इंदिरा की सांसदी निरस्त हो चुकी थी, तो निश्चित रूप से इंदिरा प्रधानमंत्री के पद पर बनी ही नहीं रह सकती थी। भावी भविष्य की भयावहता से भयभीत हो इंदिरा ने अपने सहकर्मी को आदेश दिया, टाइपराइटर लाओ और पन्ने पर टाइप करना शुरू करो। इंदिरा बोलती गई, टाइपराइटर पर बैठा हुआ शख्स टाइप करता चला गया। 15 मिनट के भीतर इंदिरा के इर्द गिर्द जमा हुए लोगों को समझ आ गया यह इंदिरा का इस्तीफा है जो इंदिरा टाइप करवा रही हैं। 10 मिनट और इंदिरा का इस्तीफा टाइप हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस्तीफा देने को तैयार थीं। इंदिरा दोबारा से अपने इस्तीफे के खत को चेक करती हैं और फिर इस्तीफा देने के लिए पन्ना मोड़ बाहर निकलने ही वाली होती हैं कि अचानक बाहर से लौटते हुए संजय की आवाज इंदिरा के कानों में आती है। संजय तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के साथ आ रहे थे। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा के हाथ में मुड़े हुए इस कागज को देख इंदिरा से सवाल पूछा। इंदिरा ने सारी बात बताई। सिद्धार्थ ने एक दफा संजय की ओर देखा और फिर इंदिरा से कहा, मैम प्लीज कैन यू गिव मी 2 मिनट्स। इंदिरा हाँ कहती हैं और फिर सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा के करीब जाते हैं और करीब जाते हैं। इंदिरा के कान के पास जाकर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं और इसका इंदिरा पर क्या असर हुआ था, यह बताने के लिए आपको चलना पड़ेगा 26 जून 1975 की सुबह आकाशवाणी के दफ्तर में, जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश को संबोधित करने वाली थी। क्या संबोधित किया था इंदिरा ने? इंदिरा ने देश से कहा, देश के आंतरिक हालात चिंताजनक हैं और आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए देश के भीतर आपातकाल लगाया जा रहा है। नहीं, यह महज आपातकाल का कालखंड नहीं था, यह लोकतंत्र की वो काली स्याह रात थी जिसके बीतने की उम्मीद तो समूचा हिंदुस्तान कर रहा था, मगर यह रात कब गुजरेगी, अंधेरा कब छटेगा, सूरज कब निकलेगा, इसकी कोई उम्मीद किसी को नजर नहीं आ रही थी। मगर तभी एक नई तारीख मानो अपने गर्भ में सूरज का नया प्रकाश लेकर आई थी। यह तारीख मानो हिंदुस्तान की उम्मीदों को नए पंख लगा देने वाली थी। पंख जो एक पत्रकार ने दिए थे समूचे हिंदुस्तान को। पत्रकार जो इसी तारीख को यानी 17 जनवरी 1977 को एक समारोह में गया था, जिस समारोह में उसकी मुलाकात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हुई। यूं ही आम बातचीत के दौरान पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक साहब से पूछ लिया, वैसे हुकूमत के जहन में चल क्या रहा है, मतलब क्या इरादे लग रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस में हैं, कुछ तो पता होगा। सामने खड़े हुए अधिकारी ने पत्रकार को जवाब दिया, नहीं कुछ खास तो नहीं, मगर कुछ तो है जो होने वाला है। पत्रकार ने कहा क्या?
सामने बैठे पुलिस अधिकारी ने कहा नहीं, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, मगर पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि जाकर अपने अपने क्षेत्र की लोकसभा के भीतर की रिपोर्ट लाकर दीजिए कि किस लोकसभा में कांग्रेस के लिए कैसा माहौल है, कौन सा प्रत्याशी वहां से जीत सकता है या कौन सी पार्टी वहां से जीत सकती है। पत्रकार ने तत्काल कांधे पर लटके हुए झोले में से कलम निकाली, एक पन्ना निकाला, खबर नोट की और फिर तत्काल खड़े होकर पुलिस अधीक्षक साहब से नमस्कार किया और कहा, जी अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है। अगला रोज आता है और अखबार में छपती है खबर, जल्द ही होने वाले हैं देश के आम चुनाव, यानी हटने वाला है आपातकाल। मगर यह सोचने की भूल तनिक मत करिएगा कि इंदिरा गांधी ने इन नेताओं पर दया खाकर इंदिरा का दिल पसीज गया था इसलिए इंदिरा ने यह आदेश दिया। ना 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 ना, असल में इंदिरा ने यह सब कुछ अपने एक बेहद शातिर प्लान के तहत किया था। इंदिरा भली भांति जानती थी अगर जल्द ही चुनाव की उद्घोषणा कर देंगे तो जेल से निकलने के बाद इन नेताओं को वक्त ही नहीं मिलेगा कार्यकर्ताओं को संभालने का, तो चुनाव कहां से लड़ लेंगे। 2 बरस से जेल में बंद हैं तो ना पैसा है ना कौड़ी, तो जब ना कार्यकर्ता साथ है ना जेब में पैसा है तो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहां से। तो छोड़ो इन नेताओं को, निकालो जेल के बाहर, जो करना हो कर लें। आपको यकीन नहीं होगा उस दौर में चुनाव लड़ा कैसे गया था। विपक्षी नेताओं के पास पैसे तो थे नहीं, तो विपक्षी नेता बस रैलियां करने जाते थे और सामने खड़ी भीड़ के बीच में 2 लोग एक गमछा लेकर निकलते थे, हर आदमी के पास जाते थे कि हमें चुनाव लड़ना है, इंदिरा की इस तानाशाही को हटाना है, इसीलिए अपना सहयोग दे दें। गरीब से लेकर अमीर, उस भीड़ में खड़ा हुआ हर शख्स गमछे में कोई ना कोई धनराशि जरूर अर्पण करता था। यह शायद हिंदुस्तान के इतिहास का पहला और इकलौता चुनाव है जो पार्टियां नहीं लड़ रही थीं, नेता नहीं लड़ रहे थे, इस देश की 100 करोड़ जनता लड़ रही थी। पूरा देश क्या सोच रहा था उन चुनावों के दौरान, यह बताने के लिए दास्तानें तो हजार हो सकती हैं, मगर हम आपको महज 2 दास्तानें सुनाएंगे। आइए पहली दास्तान की ओर चलते हैं, आइए हमारे साथ। समूची दिल्ली शीतलहर के प्रकोप में ठिठुर रही है और ऊपर से भयंकर ठंड के मौसम में आसमान से बरसती आफत ने तो मानो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। समूची दिल्ली मानो सन्नाटे के आगोश में पसरी हुई थी। सुबह से लोग अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, मगर शाम होते होते अचानक से दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों के किवाड़ खुलने लगे, लोग घरों से बाहर निकलने लगे। समूची दिल्ली में एक कोलाहल सा छा गया। आहिस्ता 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 लोगों के कदमों की आहटें बस एक ही ओर बढ़ती चली जा रही थी। ये दिल्ली का रामलीला मैदान था जहां विपक्ष की पहली संयुक्त रैली आयोजित होने वाली थी और इंदिरा हर कीमत पर इस रैली को विफल कर देना चाहती थी। और इंदिरा के लिए यह कोई खास मुश्किल का काम भी नहीं था, क्योंकि इंदिरा का आधा काम तो मौसम पहले ही पूरा कर चुका था। ठंड के मौसम में बरसती बूंदों के बीच कौन अपने घर से निकलेगा, और जो निकलने वाला भी था उसे घर के भीतर रखने के लिए इंदिरा ने एक शातिर चाल पहले ही चल दी थी। यह चाल बिल्कुल नहीं थी, हिंदुस्तान की सियासत में इस चाल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल जिस रोज इंदिरा को यह इल्हाम हुआ था कि इस दिन विपक्ष की संयुक्त रैली आयोजित होने वाली है, तत्काल इंदिरा ने इस रैली को विफल बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनका साथ दिया था तत्कालीन दूरसंचार मंत्री विद्याचरण शुक्ला यानी वीसी शुक्ला ने। वीसी शुक्ला ने एक नया आइडिया इंदिरा के सामने दिया कि क्यों ना लोगों को घर के भीतर कुछ ऐसा दिखा दिया जाए कि लोग मंच पे नेताओं को देखने जाने के लिए घर से निकले ही ना। इंदिरा को बात समझ नहीं आई तो वीसी शुक्ला ने इंदिरा को साफ तौर से समझा दिया। शुक्ला ने इंदिरा से कहा कि बरस 1973 में आई बॉबी फिल्म अभी भी टॉकीजों में हिट चल रही है, लोगों की कतारें लगी रहती हैं पैसे खर्च कर टिकट लेकर इस फिल्म को देखने के लिए। तो अगर हम ये फिल्म लोगों की टीवी पर मुफ्त में चलवा दें तो लोग तो ये फिल्म देखने के लिए घरों में ही रुक जाएंगे। इंदिरा को बात जच गई और बरस 1973 में रिलीज हुई सुपर डुपर से भी ऊपर हिट बॉबी फिल्म दूरदर्शन पर प्रसारित करने का फैसला कर लिया गया और टाइमिंग बिल्कुल वही रखी गई जो टाइमिंग विपक्ष की रैली की थी। अब इंदिरा को इत्मीनान हो चला था कि विपक्ष की इस रैली को विफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आधा काम मौसम आसान कर चुका है और बाकी का काम बॉबी फिल्म ने कर दिया। मगर
इंदिरा को इल्हाम भर भी नहीं था लोगों के जहन में भरे हुए इस गुस्से का, जिस गुस्से के कारण इंदिरा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते लोग इन नेताओं की रैली में जाने के लिए अपने घर में टीवी पर आती बॉबी फिल्म छोड़ ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे बरसती बूंदों से भीगने को तैयार थे, मगर इस रैली को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देने से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मगर अब सवाल है, हमारी दूसरी दास्तान किसकी है? खुद इंदिरा गांधी की रैली की है, जो आयोजित हुई थी 1 मार्च 1977 के रोज नई दिल्ली लोकसभा सीट पर, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी थे शशि भूषण। उनके समर्थन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रैली आयोजित हुई थी। जब कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण अपना भाषण देने मंच पे आए तो भाषण के दौरान उन्होंने, जैसे सभी नेता भीड़ से नारा लगवाते हैं, वैसा नारा लगवाने के लिए कहा, इंदिरा गांधी। नेता महोदय ने सोचा सामने से आवाज आएगी जिंदाबाद, मगर सामने पिन ड्रॉप साइलेंस। नेता महोदय को समझ नहीं आया, दोबारा माइक तनिक पास किया और फिर बोले इंदिरा गांधी जिंदाबाद। सामने से कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर से बोला इंदिरा गांधी की जय, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, 4-5 दफा बोला। नेता महोदय को लगा माइक तो नहीं खराब हो गया है, तो माइक हिलाने लगे। अचानक सामने से हजारों हजार की जनता के ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। जनता शशि भूषण पे नहीं, इंदिरा गांधी की हस्ती पे हंस रही थी, जो हंसी इंदिरा को साफ तौर से समझ आ रही थी। मगर फिर भी इंदिरा अनुभवी नेता थी तो विचलित नहीं हुई, कुर्सी पर बैठी रही, अपनी बारी पर भाषण देने के लिए मंच पर भी पहुंची। मगर जो ही इंदिरा माइक संभालते हुए पोडियम पे खड़ी हुई, अचानक सामने खड़ी हजारों हजार की भीड़ तुरंत उठकर वापस जाने लगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मंच पर भाषण देने के लिए खड़ी हैं और भीड़ उठकर वापस जा रही है अपने अपने घरों को। यह जनता का इंदिरा की तानाशाही के मुंह पे मारा गया सबसे बड़ा तमाचा था, जिसने इंदिरा को एहसास, इल्हाम करवा दिया था कि आखिर देश की असल तस्वीर, तासीर और तबीयत कैसी है। और आखिरकार जब 20 मार्च 1977 के रोज मतदान के नतीजे आए तो क्या आया नतीजों में, ये हम आपको ऐसे थोड़ी बताएंगे। पहले आइए आपको लिए चलते हैं एक कमरे में। कमरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था, पूरा कमरा खाली था। अकेले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कमरे के कोने में एक कुर्सी पे बैठी हुई थी। ये हमें किसी और ने नहीं, इंदिरा गांधी के मित्र पुपुल जयकर ने बताया है अपनी किताब के जरिए। पुपुल जयकर बताती हैं कि जब 20 मार्च 1977 की दोपहर, चुनावी नतीजे पूरे नहीं आए थे, दोपहर में ही वो इंदिरा से मुखातिब होने उनके आवास पर पहुंची, तो इंदिरा की दोस्त होने के नाते सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें इंदिरा के निजी कमरे में जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। पुपुल ने जब कमरे के भीतर दाखिल हो कमरे की कुंडी दोबारा बंद की थी, उसकी आवाज से इंदिरा अचानक अपनी गर्दन घुमाती हैं, पीछे पुपुल को खड़ा पाती हैं और फिर पुपुल की आंखों में आंखें डाल के बेहद गंभीर लहजे में एक पंक्ति बोलती हैं। इंदिरा बोलती हैं, आई हैव लॉस्ट पुपुल, आई हैव लॉस्ट। मैं हार चुकी हूं पुपुल, मैं हार चुकी हूं। अभी चुनावी नतीजे नहीं आए थे, मगर इंदिरा को इल्हाम हो चुका था। शाम होते होते देश के चुनावी नतीजे पूर्णतः स्पष्ट हो चुके थे। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई थी। समूचे उत्तर भारत से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें नसीब हुई थी, एक राजस्थान की नागौर और एक मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, कमलनाथ वाली छिंदवाड़ा, वो उस दौर में भी बची हुई थी। बाकी इंदिरा गांधी और संजय गांधी खुद अपना चुनाव हार चुके थे, तो बाकी के नेताओं की बिसात ही क्या। जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी, करीब 330 सीटें हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अरे रुकिए, अभी दावा पेश करने के लिए तैयार ही हुए हैं, अभी दावा पेश नहीं किया है, क्योंकि उनके दावा पेश करने से पहले हमें आपको एक जरूरी बात बतानी है, जो बतानी रह ही गई है। क्या है वो बात? दरअसल ये जो आप पूरी कथा कहानी किस्सा सुने हैं कि इंदिरा ने क्या किया, कैसे किया और फिर इंदिरा के साथ क्या हुआ, ये कुछ ना होता अगर लालू प्रसाद यादव ने वो फर्जी फोन कॉल न की होती। किसे किया था लालू ने फोन? अपने दोस्तों को, अपने बचपन के दोस्तों को। समझ नहीं आ रहा होगा ना कि लालू प्रसाद यादव अपने बचपन के दोस्त को एक फर्जी फोन कॉल करते हैं, इससे इंदिरा की सरकार कैसे गिर सकती है। बता रहे हैं। तारीख थी 18 मार्च 1974। कुछ याद आया?
हमने आज ही इसी मुलाकात में आपको 18 मार्च 1974 के बारे में बताया था, जब बिहार के भीतर बिहार छात्र संघर्ष समिति ने विधानसभा का घेराव किया था। याद आया? हाँ आया। तो अब सुनिए। तो जब उस रोज छात्र बिहार विधानसभा का घेराव कर रहे थे तो सामान्यतः पुलिस छात्रों पर दमन चक्र चला रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और इसी दमन कार्रवाई के बीच कई राउंड गोलियां चलने की आवाज भी आई। वो किसे लगी किसे नहीं लगी ये किसी को नहीं पता, मगर मौके के इस नजाकत को भांपते हुए अचानक छात्रों के उस जमघट में से एक लड़का किसी सूरत अपने कॉलेज हॉस्टल के कमरे में जा पहुंचता है। यह तत्कालीन पटना कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, जिनके कमरे में कॉलेज प्रशासन ने एक टेलीफोन की व्यवस्था की थी। लालू जल्दी जल्दी अपने कमरे में दाखिल होते हैं, तत्कालीन फोन का रिसीवर कान से लगाते हैं, जेब के अंदर से डायरी निकालते हैं और जल्दी जल्दी डायरी का पन्ना पलट एक एक नंबर डायल करने लगते। आधे घंटे के भीतर लालू ने करीब 50 लोगों को कॉल कर दी थी और सभी से बस एक ही बात कही थी। आंदोलन के दौरान पुलिस ने गोली चला दी, लालू यादव को गोली लग गई। आंदोलन के दौरान पुलिस ने गोली चला दी, लालू यादव को गोली लग गई। दरअसल लालू प्रसाद यादव जानबूझकर बिहार के अलग अलग जिलों में मौजूद उनके परिचितों को फोन कर यह इत्तला कर रहे थे कि लालू यादव की मौत हो गई, उन्हें गोली लग गई, लालू यादव की मौत हो गई, जिससे अलग अलग शहरों में लोगों की सोई हुई चेतना झुझुड़ जाए और लोग भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ते चले जाएं। और लालू का यह प्रयोग जबरदस्त सफल हुआ। माने जहां एक और शाम 4 बजते बजते पटना के भीतर का आंदोलन शिथिल पड़ने लगा था, तो वहीं शाम 6 बजते बजते बिहार के अलग अलग जिलों के भीतर इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली थी। क्योंकि सभी को तो बस एक ही खबर सुनाई पड़ रही थी, आंदोलन में पुलिस ने गोली चला दी, लालू यादव को गोली लग गई, लालू यादव को गोली लग गई, लालू यादव की मौत हो गई। और इसी एक खबर ने बिहार की भावुक जनता की भावना को जगा दिया। अब जब जनता की भावना जागती है तो जनता कहां किसका कितना लिहाज देखती है। बस बिहार की जनता ने बिहार की हुकूमत से बगावत कर ली थी और इसी एक खबर के चलते समूचे बिहार में पसरे इस आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण को भी विवश कर दिया था इस आंदोलन का चेहरा बनने के लिए। वरना अगर जयप्रकाश नारायण सरीखा चेहरा इस आंदोलन का चेहरा ना बनता तो यह आंदोलन कभी देशव्यापी हो ही नहीं सकता था। अगर जेपी की नैतिक छवि ना होती तो इंदिरा के खिलाफ सभी दल लामबंद हो ही नहीं सकते थे, तो शायद इन चुनावों में भी इंदिरा की सरकार जाती ही ना है। और लालू प्रसाद यादव का यह वाकया हमें सुशील मोदी के एक साक्षात्कार से पता चला है। तो अब आज की यह मुलाकात यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नए चुनाव की किसी नई दास्तान के साथ। मगर तब तक वादा दीजिए, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।